अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी की एसएसटी बायो एंड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए क्लास 9th की जो बुक है बायो की, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसको ओवरऑल उसका ओवरव्यू करेंगे। मेन पॉइंट्स जो है उसके डिस्कस करेंगे और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। सबसे पहले अगर हम देखें बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में, तो बायोलॉजी जो है साइंस ऑफ लाइफ को कहते हैं और वर्ड बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है। सबसे पहले इसकी मीनिंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद बायो जो है इस दो वर्ड से बना है, यानी कि बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोज मीन्स स्टडी। ये भी आपका दूसरा मेन पॉइंट है, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद जो है किसने सबसे पहले इस पर वर्क किया, तो 1736 में स्वीडिश साइंटिस्ट जो है कार्ल लिनियस, इसने सबसे पहले वर्ड बायोलॉजी को यूज़ किया। तो अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजीज़, इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें से बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है। बॉटनी को अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहते हैं, यानी प्लांट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बॉटनी कहते हैं। ज़ूलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं और फिर है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, उसकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को अगर हम देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ इससे आते हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। इसमें आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, तो शेप की जो स्टडी है, फॉर्म्स की स्टडी है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम पढ़ते हैं इस ब्रांच में। नेक्स्ट है एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल बॉडी है उसको। नेक्स्ट उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ते हैं। किस चीज़ की? हिस्टोलॉजी का जो वर्ड है ये टिश्यूज़ के लिए होता है, यानी प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ की स्टडी के लिए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजिकल जो पार्ट है ऑर्गेनिज्म के, यानी फिजिकल जो बॉडी है उसके रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है। तो हम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं और वो बॉडी पार्ट्स किन एक्टिविटीज़ के लिए स्पेसिफाई हैं उनको यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एज द वर्ड इंडिकेट, एम्ब्रियो से ये निकला है, तो इसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट स्टेजेस, उसमें कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी हम जो है टेक्सा की स्टडी करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करना है, उसकी साइंटिफिक नेमिंग उनको कैसे देनी है और हर ऑर्गेनिज्म को और हर स्पीशी को यूनिकली क्या नाम देना है। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी की स्टडी। सेल और उसके रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी को जो है सेल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी वर्ड जो है ये पैलन जो है ये फॉसल से निकला है, तो जितने भी फॉसल्स यानी या पास्ट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को कहते हैं। और पैलेंटियोलॉजी में फिर 2 ब्रांचेस फर्दर आती हैं, एक है पैलेंट बॉटनी और दूसरा है पैलेंट ज़ूलॉजी। पैलेंट बॉटनी में हम जो प्लांट्स के फॉसल्स हैं उनको स्टडी आउट करते हैं और पैलेंट ज़ूलॉजी जो है उसमें हम एनिमल्स के जो फॉसल्स हैं उनको हम स्टडी आउट करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी डील्स विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनोलॉजी में जो है हम बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल की जब एंट्री हो तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो कैसे डिफेंस सिस्टम शो करती है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, जैसे यहाँ पर भी क्लियर आपको दिया गया है, ये पॉइंट पे आप नोट डाउन कर लें कि ग्रीक वर्ड एंटोमॉन्स जो है इसका मतलब होता है नॉच्ड, यानी कि सेगमेंटेड बॉडी। तो एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं और आप जानते हैं कि इंसेक्ट की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम किस तरह से जो खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पेरेंट्स से यानी वालिदैन से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, तो जेनेटिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जितनी भी ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स हैं, यानी उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम इंसानों के वेलफेयर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी आउट करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिज्म के अपने इन्वायरमेंट के साथ और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट जो इस पर पड़ते हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल आउट कर सकते हैं, ये सारे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी में जैसे हर वर्ड का यहाँ पर मीनिंग से आपको पता चल रहा है, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की और उसके रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह हैं और उनके डिफरेंट लाइफ साइकिल, उनके बॉडी यानी लाइफ एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्ट्स जो हैं उनको हम स्टडी आउट करते हैं।
नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। इसमें हम सोशल बिहेवियर चेक करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि ह्यूमन है, बीन्स हैं और आंट्स वगैरह हैं, चींटियाँ। तो इनका जो सोशल बिहेवियर क्या है, उनका बेनिफिशियल रिलेशनशिप है या वो हार्मफुल हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किसी सेम एरिया को, अगर वो उनकी लोकेलिटी सेम है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स और इनके इफेक्ट जो हैं ह्यूमन बॉडी पे, और इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, इनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और इनके इफेक्ट्स, ये सारे जो हैं हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ तक की ब्रांचेस, इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं, इनमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप इनको नोट डाउन करें। साथ साथ है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। बायोलॉजी के का दूसरे फील्ड ऑफ साइंसेज यानी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है, इनको हम स्टडी आउट करेंगे। कि पहले पैराग्राफ में तो इन्होंने बताया है कि हर एक फील्ड के साथ बायोलॉजी जो है वो इंटरलिंक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जिसको भी हम स्टडी करें तो ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। दूसरा जो है, अगर हम एक एक उसको पढ़ें सब्जेक्ट को कि किस सब्जेक्ट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स जो है इसमें हम डिफरेंट बायोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको फिजिक्स के अम्ब्रेला में पढ़ते हैं, यानी कि फिजियोलॉजी जो है, बायो एनर्जेटिक्स, न्यूरो साइंसेज, फार्माकोलॉजी, इन सब में बायोफिजिक्स के जो फिनोमिनाज हैं उनको हम यूज़ करते हैं, उनकी प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है वो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की इमिशन जो होती है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये सारा जो है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होती है, ये सारे फिजिक्स के फिनोमिना है। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो बायो का है। तो इस तरह से दोनों का इंटरलिंक है और इनमें हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी नेचर को हम पढ़ते हैं, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म उन पर डिपेंड करते हैं। तो हम उनके स्ट्रक्चर जो है उनको एनालिसिस करते हैं। दूसरा हम उनमें क्या करते हैं कि सेल्स जो हैं और उनके रिलेटेड जो उनके केमिकल रिएक्शंस हैं लाइफ के रिलेटेड, उन सबको स्टडी आउट करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है और रिस्पायरेटरी रिएक्शंस है। नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी जो है ये स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम। फॉर एग्जांपल बायो जियोग्राफी, जैसे इसके वर्ड से पता चल रहा है, हम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लोकेशन के बेस पर, यानी कि वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में है, वो वार्म एरियाज़ में है, तो उसके रिलेटेड हम उनकी लाइफ साइकिल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल इन्होंने दी है कि मलेरिया काजिंग मॉस्किटोज जो हैं वो डम्प्ड और वार्म एरिया में क्यों वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो अगर वो वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो वो वहाँ ज़्यादा जो है हार्मफुल इफेक्ट काज करते हैं। या पोलर बेयर जो हैं वो कहाँ तक लिमिटेड हैं, वो आर्टिक जो रीजन्स हैं वहाँ तक, यानी पोलर जो रीजन्स हैं वहाँ तक वो स्पेसिफाई हैं। तो इन सब को हम बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोस्टेटिस्टिक्स और बायोमेट्री। इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, स्टेटिस्टिक्स या जो मेजरमेंट है उसके रिलेटेड बायोलॉजी में हम जितने भी मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं तो वो बायोस्टेटिस्टिक्स में आता है। इसकी एप्लीकेशन में स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फार्मूलाज को हम डिस्कस करते हैं, और जितने भी डिज़ाइंस हैं, एनालिटिक्स हैं, इंटरप्रिटेशन है, रिसर्च डेटा के रिलेटेड हम किसी भी चीज़ की रिसर्च करते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक सिंपल मिसाल दूँ तो सेल में हम डिफरेंट ऑर्गेनेल की बेस पर ऑर्गेनेल्स को डिफरेंट साइजेस की बेस पर डिवाइड करते हैं। उन साइजेस का हमें कैसे पता चला, बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री को यूज़ करके। तो नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम पढ़ते हैं इस फील्ड में। इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म हमारी इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, कॉस्ट प्रॉफिट उसको हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन जो है न्यू क्रॉप्स की या न्यू ऑर्गेनिज्म की, उनकी मिल्क प्रोडक्शन, उनकी मीट प्रोडक्शन, इनको हम बायो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में को स्टडी करने के बाद हम अगर उनके मेन सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करें तो हम इनमें कौन कौन से कैरियर अपना सकते हैं। इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहला है मेडिसिन एंड सर्जरी। हम मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड में जा सकते हैं, यानी कि MBBS जो है, या हम दूसरे जो सर्जरी और मेडिकल के रिलेटेड फील्ड्स हैं उनको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है फिशरीज़। फिशरीज़ जो है प्रोडक्शन ऑफ फिशेज़, और फिशरीज़ की हैचरीज़ कैसे और उनका हैबिटेट कैसे ग्रो होता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, उनकी जेनेटिक्स क्या है, और वो कौन सी डिसीज़ उनमें काज होती हैं, इन सब को हम फिशरीज़ की फील्ड में पढ़ते हैं। इनमें हम जो है बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट या बैचलर्स जो है वो मास्टर यानी डिग्री जो जूलॉजी में करके हम इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर की फील्ड।
तो ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। बायोलॉजी को अगर हम पढ़ें तो उसके बाद क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक की फील्ड में जा सकते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करवाती हैं, तो ये सारा इसके रिलेटेड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, वेटरनरी, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और फूड इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। मेन पॉइंट्स ये वाला भी आपने यहाँ पर अपने लिए नोट डाउन करना है, इससे MCQs आ सकते हैं कि सबसे पहला जो है नेचुरल अकरिंग और मोस्ट एक्सपेंसिव जो एंटीबायोटिक यूज़ किया गया वो पेनिसिलिन था। दूसरा, पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर कब हुआ? 1928 में। तीसरा इसका पॉइंट है कि कौन कौन सी जो सीवियर इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया गया। मेनिंजिटिस जो स्पाइनल कॉर्ड की एक इन्फेक्शन है, नमोनिया जो यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम की एक इन्फेक्शन है। दूसरा, गोनोरिया। ये जो 3 इन्फेक्शंस हैं ये इनको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन को यूज़ किया गया। सबसे पहला जो पेशेंट है जिसको सक्सेसफुली ट्रीट किया गया वो यूनाइटेड स्टेट में था और 1942। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 ईयर्स के बाद, यानी जब ये डिस्कवर हुआ तो 14 ईयर्स के बाद सबसे पहले इसको यूज़ किया गया और सक्सेसफुली इसको यानी कि यूटिलाइज़ किया गया। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन जो है, अगर हम हिस्ट्री वाइज इसको देखें तो बहुत हाई नंबर जो डेथ्स हो रही थी इन्फेक्शंस की वजह से, उसको रोकने के लिए ये काम आया। नेक्स्ट है एनिमल साइंसेज। तो एनिमल साइंसेज जो है हस्बेंड्री के रिलेटेड ये फील्ड है, यानी ब्रीडिंग और लाइफ स्टॉक को हम कैसे रेज कर सकते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के रिलेटेड है कि हम उनको घर में कैसे पाल सकते हैं एनिमल्स को। इसके रिलेटेड आप प्रोफेशनल कोर्स यहाँ आपको करवाए जाते हैं हाई स्कूल यानी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। इसमें ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी हो सकते हैं, जिसके बाद आप वेटरनरी हॉस्पिटल, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट या पेट फूड इंडस्ट्री जो उनकी फूड वगैरह है पेट्स की, उनमें आप किसी भी फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में आप ये नोट डाउन कर लें कि फोरेंसिक बायोलॉजी जो है उसका यूज़ कहाँ पर है। तो पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे लाइन एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं क्राइम को डिटेक्ट करने में, वहाँ पर ये साइंस यूज़ होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हॉर्टिकल्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसकी भी डिफरेंट डिग्रीज हो सकती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन जो है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। लैंडस्केप डिज़ाइन, नर्सेज, गार्डन्स और पेस्ट जो मैनेजमेंट है, ये सारी इनमें आ सकती हैं। तो आप कई फील्ड्स इनमें ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, तो इसको भी आप फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट या वॉचमैन जो है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, रिक्रिएशन, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट जो है, तो इनमें से किसी भी फील्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेस्ट्री को में जाकर, यानी बायोलॉजी को एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ के। नेक्स्ट है फार्मिंग। तो फार्मिंग तो बहुत ज़्यादा एक उसके वास्ट यानी कि फ़ायदे हैं। ब्रीडिंग, पोल्ट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इनके रिलेटेड ये फील्ड हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट जो है प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में, और इनके फील्ड्स को इन फ्यूचर ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द 5 किंगडम्स जो है, इसके रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं, आपने इसको स्टडी आउट करना है। सबसे पहले 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, उसको किसने यहाँ पर यानी प्रोवाइड किया था, डिफाइन किसने किया था? तो रॉबर्ट विटिकर जो है उसने 1969 में क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को इनटू 5 किंगडम सिस्टम, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का उसको नाम दिया था। ये 5 किंगडम सिस्टम कौन कौन से थे? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, नेक्स्ट प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई एंड देन प्लांटिया एंड देन एनिमिलिया। अब एक एक की करेक्टरिस्टिक जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए तो इनको अलग अलग फील्ड्स में रखा गया। आपने हर एक MCQ जो है इनको यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किए हैं, तो आप कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट आप यहाँ से ले लें। किंगडम प्रोकैरियोट्स जो हैं इनको किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। एक तो ये हो गया यहाँ से MCQs। नेक्स्ट किंगडम प्रोकैरियोटा जो है ये सबसे सिंपलेस्ट और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक भी हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर हैं तो ये लाजमी सी बात है माइक्रोस्कोप पे होंगे, नेकेड आई से ये नज़र नहीं आएंगे, एक सेल से बने हैं। तो दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट्स में कोई भी डिवेलप ऑर्गन नहीं होता। दूसरे बहुत सारे जो मेन ऑर्गेनेल हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इनके सेल वॉल जो है वो म्यूरेन से बना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बाकी जो यहाँ पर हैं जिनके सेल वॉल्स हैं, जिन एनिमल्स के या जिन प्लांट्स के रिलेटेड जो स्पीशीज़ हैं, तो उनके जो सेल वॉल हैं वो दूसरे मटेरियल से बने हैं। तो ये आपने नोट डाउन करना है, इसके सेल वॉल म्यूरेन से बने हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोकैरियोटा। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टिया। तो इसमें सारे वो वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जो किसी भी दूसरे ग्रुप में फिट नहीं हो सकते, तो इनको इस ग्रुप में फिट किया गया।
एक ज़रूरी बात जो कि है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो हैं ही, क्योंकि प्रोकैरियोट सिर्फ ये हैं। दूसरा, ये वो वाले इनमें ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दूसरे यूकैरियोटिक जो किंगडम्स हैं उनसे ये डिफरेंट होते हैं, यानी हर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होगी जो कि विद इन प्रोटिस्टा एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो हैबिटेट है वो इक्वेटिक है, ज़्यादातर पानी में होते हैं। एलजी, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन यानी प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये सारी जो हैं प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल हैं। तो आप इन्हीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड्स, एलजी, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन ये एक ही किंगडम में आते हैं। तो नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो हैं ये इन दोनों से डेवलप्ड हैं, यूकैरियोट्स हैं और मल्टी सेलुलर हैं। यहाँ पर आप नोट डाउन करें, इसके बाद सबसे पहला ये वाला मल्टी सेलुलर है, यानी कि वहाँ से ये ज़्यादा डेवलप होंगे, मोर देन 1 सेल से इनकी बॉडी बनी होगी। इनका सेल वॉल जो है वो काइटन से बना होता है। इसका सेल वॉल म्यूरेन से बना था, यहाँ पर इनका जो सेल वॉल है वो काइटन से बना होता है। काइटन यानी कि एक पॉलीसेकेराइड है। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता। जब वो एब्सेंट होगा तो ये हेट्रोट्रॉफिक है, यानी दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इसके बाद जो है फूड जो है वो जब दूसरों से लेते हैं तो वो अपनी बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि नेक्स्ट जो आएंगे वो अपनी बॉडी में फूड को किसी दूसरी फॉर्म में स्टोर करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें, मशरूम्स, मोल्ड्स, पफ बॉल्स एंड यीस्ट जो हैं वो फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। किंगडम प्लांटियाँ जो हैं इनमें प्लांट्स आते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं फ्रॉम सिंपलेस्ट टू हायर जो ट्रीज़ हैं। मल्टी सेलर होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, यानी कि इनमें वेल डिवेलप सारे ऑर्गेनेल होंगे। इनका जो न्यूक्लियर है उनमें न्यूक्लियर मटेरियल होगा, और ये मल्टी सेलर होंगे, इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी होगी। नेक्स्ट ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है। इनका सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनका सेल वॉल काइटन से, इनका सेल वॉल जो है म्यूरेन से, तो इनका आपने नोट डाउन करना है। प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है। इनमें सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होते हैं इनके सेल्स में। दूसरा, इनमें जो मेन बात है, इनका जो फूड है प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो प्लांट्स में आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ब्रासिका से लेकर जो सिंपल सी घास है, मलबरी, पाइनस एंड फर्न जो कि हायर प्लांट्स हैं, वहाँ तक ये सारे किंगडम प्लांटिया में आते हैं। नेक्स्ट है इसका लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमिलिया, द मोस्ट डेवलप्ड वन, द हायर ऑर्डर। और इनमें जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होंगे, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। इनमें ऑर्गेनिज्म और यानी कि ऑर्गन सिस्टम तक डेवलपमेंट होती है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे लैक क्लोरोप्लास्ट। इनमें सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्लांटिया तक ज़्यादातर स्पेसिफाई है। सेंट्रियोल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीजन में इनकी हेल्प आउट करते हैं। इनका जो रिजर्व फूड है, यानी फूड जो स्टोरेज है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। मेंबर्स जो हैं इन किंगडम के वो दो, क्योंकि ये हायर ग्रुप है तो इनको फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो इनमें जिनमें वर्टिब्रेट होगा तो उनको यानी वर्टिब्रल कॉलम होगा उनको वर्टिब्रेट्स कहेंगे, जिनमें नहीं होगा उनको इनवर्टिब्रेट्स। इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? सारे जो एनिमल्स हैं, यानी कि जेलीफिश, वॉर्म, इंसेक्ट, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो आप देख सकते हैं इनमें सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं फ्रॉम सिंपलेस्ट यानी पोरिफेरा से लेकर हायर जो है मैमल्स तक, ये सारे ऑर्गेनिज्म इनमें आ गए। यहाँ तक हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर है कि बहुत सारा जो साइंस का नॉलेज है इसमें कंट्रीब्यूट किया मुस्लिम साइंटिस्ट ने, और यहाँ पर आपने जो टाइम पीरियड नोट करना है 8 to 15 सेंचुरी तक। उसके बाद जो रिन्यूड मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनके वर्क को हम डिस्कस करेंगे। जाबिर बिन हयान जो है सबसे पहला, 721 से 815 तक एडी तक आपने ये टाइम नोट डाउन करना है। ईरान में ये पैदा हुए। मेडिसन की जो स्टडी है यानी प्रैक्टिस जो है वो इराक में की। उसके बाद केमिस्ट्री में भी इसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क किया। प्लांट्स एंड एनिमल्स पे बहुत सारी बुक्स लिखी, और इसमें जो फेमस इनकी बुक्स हैं अल नबातात, अल हैवान, ये जो है इनकी फेमस बुक है। उसके बाद अगर हम इनको डिफ़ाइन करें तो ये एस्ट्रोनॉमर थे, फार्मासिस्ट थे, फिजिशियन थे, फिलासफर थे एंड इंजीनियर थे। एस्ट्रोनॉमर यानी माहिर फल्कियात, फार्मासिस्ट जो ड्रग्स वगैरह की यानी फार्मेसी की स्टडी करते हैं। फिजिशियन आपको पता है यानी फिज़िकल जो स्टडी है उसको करते हैं, और फिलासफर एंड इंजीनियर।
नेक्स्ट है अब्दुल मालिक अस्माई, 740 से 828 AD तक इनका टाइम है। बसरा में ये पैदा हुए। ही वॉज रिगार्डेड एज अ स्पेशलिस्ट इन एनिमल साइंसेज, तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी एनिमल्स और प्लांट्स पे। नेक्स्ट है इसका कि इनकी जो फेमस एक बुक है अल खील, ये जो है इसको हॉर्सेस पे इन्होंने लिखी, अल इबील कैमल्स पे, और अशा जो है शीप्स पे। 4 जो इनकी बुक है अल वहूश, वो इन्होंने वाइल्ड एनिमल्स पे जो है रोट डाउन की। नेक्स्ट है खलकुल इंसान, इनकी एक बुक है जिसमें डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब किया ह्यूमन बॉडी के। बोल सीना जो है 980 से 1037 AD तक इनका टाइम है। बुखारा में ये पैदा हुए। उसके बाद जो है एक ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट के तौर पर इनको याद किया जाता है क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन जो है मेडिसिन की फील्ड में अच्छी खासी है। एक्सपर्ट थे ये मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड पैलेंटियोलॉजी के। इन टर्मिनोलॉजीज को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इनका जो वर्क है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिसीज ऑफ आई, यानी आई के रिलेटेड इन्होंने वर्क किया। इनकी जो बुक है अल कानून फिल तिब, इनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके यूरोपियन जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पर ये पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है अबू उस्मान उमर अल जहेज़, इनकी जो फेमस बुक है अल हैवान, इनको डिस्क्राइब किया अपनी ऑब्जर्वेशन यानी एनिमल्स की बेस पर सीजनल उनकी जो माइग्रेशन होती है फिशेस की रिवर टिग्रेस तक, और इनको डिस्क्राइब किया यानी कि लाइफ जो सिस्टम है एक आंट की, एक चूंटी की, उनका सोशल बिहेवियर क्या है और उनकी सारी एक्टिविटीज़ उसको डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है यहाँ पर अल फरेबी, तो फराबी सॉरी, तो ये एक रिन्यूड जो हकीम हैं और बायोलॉजिस्ट हैं। 870 से 950 AD तक इनका टाइम है। इनकी जो बुक है किताबुल नबातात, इनको प्लांट्स, और किताबुल हैवानात, इनको एनिमल्स के रिलेटेड इन्होंने रोट डाउन किया। नेक्स्ट है अब्दुल कासिम अल जहरवी, तो ग्रेटेस्ट मुस्लिम सर्जन थे 936 AD में और डाइड यानी फोर्थ हुए 1004 AD में। फेमस थे रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जो किडनी स्टोन्स हैं उनको कैसे रिमूव करना है यूरिनरी ब्लैडर से, इस पे इन्होंने वर्क किया। इब्न अल हातिम जो हैं ये भी एक रिन्यूड साइंटिस्ट हैं। 965 से 1039 AD तक इनका टाइम था। मोस्ट आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट यानी मुस्लिम वर्ल्ड में इनको कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे ये। ग्रीक कंसेप्ट जो है विजन के रिलेटेड यानी रेटिना के आई के रिलेटेड इन्होंने काम किया। फेमस बुक जो है किताबुल मनाजिर और मीज़ानुल हिकमा, इनको ट्रांसलेट किया गया है लैटिन, हेब्रियो और ग्रीक और दूसरी वेस्टर्न लैंग्वेजेस में। अली बिन ईसा, ये भी एक वेल नोन आई स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने वर्क किया डिफरेंट फंक्शंस, डिसीजेज और जो स्ट्रक्चर्स हैं आई के रिलेटेड उन पे। 130 डिसीजेज जो हैं अपनी बुक में इन्होंने मेंशन की आई के रिलेटेड, और इनकी जो बुक है उनको डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट है इब्नुल नफीस, वो भी रिन्यूड बायोलॉजिस्ट थे 13th सेंचुरी के, और इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनको डिफाइन किया। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल सा, इनके कंसेप्ट के बेस पर आपको बहुत सारे MCQs जो हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उनमें डिफरेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी जो सिंपल से सिंपल प्रोकैरियोट्स हैं उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी सेल लेवल पर। उसके बाद जो है जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे यानी कि वर्टिब्रेट्स में पहले पोरिफेरा और उसके बाद एक एक करके मैमल्स तक जब हम जाएंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिवेलप होती जाएगी, ऑर्गेनाइज होती जाएगी। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं एटम्स, यानी कि तमाम जो लिविंग मैटर हैं वो एटम से बने हैं, और एटम जो है वो फर्दर कंपोज होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ये बात हो रही है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में। 16 काइंड ऑफ एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी होती है, और इन 16 एलिमेंट्स को जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं इनको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो क्योंकि वो लाइफ बना रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट भी इसी के रिलेटेड है। नेक्स्ट है ये 16 एलिमेंट जो है इनमें 6 एलिमेंट्स इनको आपने याद रखना है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 99% हमारा प्रोटोप्लाज्म जो है बॉडी को ये बनाते हैं, और जो रिमेनिंग 10 जो एलिमेंट्स हैं वो 1% प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं, जिनमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन आता है। तो यहाँ पर आप इस जो ग्राफ है यहाँ पर आपको दिया गया है इसको आपने याद रखना है। इनके MCQs आ सकते हैं कि ऑक्सीजन बॉडी जो है हमारी इसमें सबसे हाई जो परसेंटेज है
वो कौन सा बायो एलिमेंट बनाता है, यानी कौन से बायो एलिमेंट पे हमारी बॉडी जो है वो कंपोज होती है। तो ये आपने याद रखना है। ऑक्सीजन जो है वो 65%, उसके बाद है कार्बन और देन हाइड्रोजन। सबसे अगर यहाँ पर हम कम देखें तो फास्फोरस और अदर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये इनको आपने नोट डाउन करना है। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, अब ये जो एटम्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब भी एटम्स एक साथ मिलते हैं तो पहले वो मॉलिक्यूल्स या उसके बाद कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इनके केमिकल रिएक्शन की वजह से बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम दो बायोमॉलिक्यूल्स यानी दो टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। वो बायोमॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो उनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, माइक्रो मीन स्मॉल। उनमें एग्जाम्पल क्या है, वाटर, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज। और वो बायोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनमें स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स आते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स तो बन गए, यानी कि एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल्स और फिर कंपाउंड बनाए। अब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। जिस तरह से सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस और डिफरेंट साइटोप्लाज्म के दूसरे यानी राइबोसोम्स वगैरह, तो वो जो एक स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेल बनाते हैं। यहाँ पर सारी एग्जांपल दी गई है। और इसके बाद है लेवल 4, उसमें सेल। सारे ऑर्गेनेल मिलकर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो एक पूरा सेल बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल। तो एनिमल सेल जो है इनमें अगर हम देखें एक सेल में तो ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल जिनमें गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये मिलते हैं और एक पूरा सेल बना लेते हैं। इन सब का जो वर्क है वो स्पेसिफाई होता है, सेल के अंदर अपनी स्पेसिफिक ड्यूटी करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल पर कंपोज होता है, यानी उसकी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है सिंगल सेल परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसमें होती है तो वो मोर देन वन सेल से बना होता है। और सेल में फिर उनके जो ऑर्गेनेल है वो हर एक अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोबारा से आ गया, इसको आपने नोट डाउन करना है कि जो हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन है, यानी बीपी का हाई हो जाना या लो हो जाना, ये सबसे ज़्यादा कौन से जो ऑर्गन्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है। तो हार्ट, ब्रेन, किडनी, आई एंड आर्टेरियल ब्लड, यानी कि दिल जो है, दिमाग और जो किडनी है, आइज़, इनको ये 5 यहाँ पर दिए गए, इनको सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। और इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा अगर हम देखें ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं ऑर्गन थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो किडनी जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है। उसके बाद फिर लिवर और देन फिर हार्ट। कुछ टिश्यूज़ भी अगर डैमेज हो जाएं तो उनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सेल बन गए। अब सिमिलर सेल जो हैं वो मिलकर सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। यानी कि टिश्यू को अगर हम डिफाइन करें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि प्लांट्स जो हैं उनमें मीजोफिल टिश्यूज जो हैं वो कौन सी सेल से बने होते हैं, उस सेल से बने होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करती हैं। एनिमल सेल में ग्लैंड्यूलर टिश्यू जो है वो सेल से बने होते हैं जो कि सेक्रीशन का काम करते हैं। दूसरा है उसके बाद टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलकर कैसे, यहाँ पर अगर टिश्यू की एग्जांपल आप देखें तो जैसे आई के टिश्यूज़ हैं, अब वो ऑर्गन बनाएंगे जैसे कि एक आई का ऑर्गन। नेक्स्ट है यहाँ पर देखें डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो एक साथ वर्क करते हैं, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी यानी काम को परफॉर्म करते हैं, और इन ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज़ को कहते हैं ऑर्गन। एक ऑर्गन जैसे कि स्टमक है वो 2 मेजर टिश्यूज से बना है। एपिथेलियल टिश्यू जिनका काम है गैस्ट्रिक जूसेस यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका बनाना, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन करते हैं। दूसरा है मस्कुलर टिश्यू जो कि किस चीज़ का काम करते हैं, ग्राइंड फूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम। तो लास्ट ये इसके 2 टॉपिक्स हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उनका कोई स्पेसिफिक यानी पार्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ यानी हार्ट और उसके वेसल्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें फिर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज सारी होती हैं। इस तरह से ये ऑर्गन सिस्टम फिर मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम देन कलेक्टिवली फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम, ये सारे मिलकर
एंड में क्या बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक पूरी बॉडी कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एंड में अगर हम देखें तो पहले तो यहाँ पर आपने ये मेंशन करना है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक सेल से बने हों, उनकी पूरी बॉडी और उनके पूरे फंक्शन जो है एक ही सेल परफॉर्म करता हो। इनमें एग्जाम्पल हैं जो हाईलाइटेड पॉइंट है, अमीबा, यूग्लिना एंड क्लेमिडोमोनास। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो वॉल्विक्स आता है जो कि ग्रीन एल्जी है। ये भी यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल से बने होते हैं, बट ये कॉलोनी की फॉर्म में काम करते हैं, यानी बहुत सारे वॉल्विक्स जो हैं वो एक कॉलोनी बनाते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनके बॉडी फंक्शंस के लिए यानी उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए उनको एक कॉलोनी की फॉर्म में रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो वही ऑर्गेनिज़म जो पहले यूनिसेलुलर में इन्होंने एग्जांपल दी थी, अब मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़म जो है एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे। इनमें प्लांट्स और सारे हायर एनिमल्स आते हैं जो कि हम नेकेड आई से जिनको देख सकते हैं। अब अगर प्लांट की बात की जाए तो वो दो ऑर्गन्स पे यानी कि उनके लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, एक है वेजिटेटिव और दूसरा रिप्रोडक्टिव। इनमें रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो किन में आते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन में आते हैं। और फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्शन, यानी क्योंकि रिप्रोडक्शन का काम जो है प्लांट्स में वो फ्लावर करता है, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से अगर हम एनिमल की बॉडी की बात करें तो वो भी डिफरेंट ऑर्गन से बने होते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे मिलकर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाते हैं। यहाँ पर फ्रॉग जो है उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो की गई है। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉपिक रिमेनिंग था, इसको हम डिस्कस करेंगे कि सिमिलर इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में जब एक जैसे एनिमल जो हैं वो रहते हैं उनको कहते हैं पॉपुलेशन। अगर दो से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मुख्तलिफ जानदारों की यानी तो वो एक साथ अगर एक जगह पे रहती हैं तो उनको कम्युनिटी कहते हैं। और अगर कम्युनिटी जो है जिनमें नॉन लिविंग कंपोनेंट भी हो इस एरिया के, यानी कि ट्रीज़, प्लांट्स और ये वगैरह, या उसके इन्वायरमेंट की बात करें तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। और जितने भी इकोसिस्टम हैं प्लेनेट अर्थ पे, यानी कि जो वाटर का इकोसिस्टम है, जो लैंड का इकोसिस्टम है, ये सारे मिलकर जो एटमॉस्फेयर का है मिलकर एक बायोस्फेयर बनाते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे या कंसेप्ट थे जहाँ से एमसीक्यूज आ सकते थे उनको डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपकी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।